गाइस, तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा स्पीड, एंड्योरेंस और स्टैमिना का डिफरेंस और मेरा रनिंग के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब मैं कितना फास्ट हूँ। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक्चुअली आप जब रनिंग करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है और क्या हम उसेन बोल्ट जितना फास्ट बन सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में अब तक फास्टेस्ट रनर है, या किसी एनिमे कैरेक्टर जो कि इनसेन दिखते हैं हमें, जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्पीड, गॉड स्पीड, जैसा कि किलोआ है, साइतामा है, क्या उनके जितने फास्ट बन सकते हैं। एक्चुअली वो कितने फास्ट है एक्चुअली वो आपको कैलकुलेट करके समझाऊंगा और उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। सो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम स्पीड से स्टार्ट करें तो स्पीड का मतलब ये होता है कि मूव क्विकली, मतलब एक वस्तु या कोई बंदा कितना स्पीडली ऑपरेट कर पा रहा है। मतलब देखो, आप साइतामा साइड जंप्स मार रहा है, कितना स्पीड में वो मार रहा है, कितना जल्दी वो कर रहा है। या केथ लिडल जो कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका है, उनका पंच 45 माइल्स पर आवर है। स्टैमिना का मतलब ये है कि एक सस्टेन या एक एक्टिविटी जो भी है वो करते हुए हमारी बॉडी उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक कितना देर तक परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि 100 या 200 मीटर स्प्रिंट ले सकते हैं। साइदामा स्प्रिंट कर रहा है या उसेन बोल्ट 100 मीटर स्प्रिंट को ऑलमोस्ट 9.58 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। तो मतलब ये कि एक अनप्लेजेंट या एक प्रॉब्लमैटिक एक्टिविटी को, मतलब जो हमारी बॉडी पे बहुत स्ट्रेन दे रहा है, उसको हमारा बॉडी कितना देर तक परफॉर्म कर पा रहा है, कितना टाइम तक वो परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, 4 से 5 माइल आप जॉग कर रहे हैं, या आप ये ले सकते हैं कि यूज़ के ऑलमोस्ट यू हबशो में ऑलमोस्ट 1 वीक तक भागता ही रहता है। वो तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। तो एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि इल्यूडे किपचोगे जो कि है, उन्होंने 42 किलोमीटर्स 26 माइल्स होंगे मेरे हिसाब से, उन्होंने 26 माइल्स 42 किलोमीटर्स 2 घंटे से कम समय में उन्होंने कंप्लीट किया था। मोस्ट फेवरेट कार्डियो रनिंग, और उसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो मैं रनिंग 6 में स्टार्ट किया था जब मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन मेरा प्रोग्रेस 11 से स्टार्ट हुआ, मतलब उसमें प्रोग्रेस होना, क्योंकि मुझे तब न्यूट्रिशन के बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि ओट्स और पीनट बटर और सारे हेल्दी फैट्स जो कि हमारे एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मेरे एंड्योरेंस वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में समझा चुका हूँ, वो आप इसके वीडियो के बाद जाके चेक कर सकते हैं। तो 11th में आने के बाद ऐसा हुआ था कि मैं अच्छा डाइट फॉलो करने लगा, तो अच्छा डाइट फॉलो करने लगा और मुझे आदत पड़ गया था, मतलब एक बहुत अच्छा स्पीड पे मैं भाग रहा था। तो अगर आप आपको फास्ट फॉरवर्ड करें, मेरे 11 से अब मैं 12 में हूँ, 12 हो गया मेरा, तो मैं अभी बैचलर एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ। तो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं पहले कैरेक्टर्स को देखता था एनिमे में, जैसा कि गोकू वेट से ट्रेनिंग करता है, वो फाइट करता रहता है वेट से, वेट्स पहन के वो ट्रेन करता रहता है। और मैं रॉकली को देखता था, मतलब वो तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जब भी वो हमें एनिमे में दिखता है वो ट्रेनिंग करता रहता है। तो वो जब गारा से फाइट करने होता है तो उसको उसके मास्टर बोल देते हैं कि तुम वो वेट्स उतार दो जो तुम्हें स्लो कर रहे हैं। तो वो वेट्स उतार देता है और वो बहुत ही फास्ट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। तो उसके बाद मैं केनिशी माइटे डिसिपल को देखता था, उसमें अकीसा में उसके पीछे टायर के पीछे बैठता था और उसके साथ केनिशी को उसको पुल करके भागना था। तो मैं ऐसा कैरेक्टर्स को देखता था जो कि भागते थे इतना हार्ड भागते थे। तो मैं ऐसा करने लगा था कि मैंने एक वेट वेस्ट कर लिया 8 kg का, ऑलमोस्ट मैं वो 1.5 month पहले कर रहा था। तो तब मैं ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर जो कि मेरा जिम तक है वो मैं उस पर जाता था और 4 किलोमीटर उस पर वापस आता था, वो पहन के। जिम में वर्कआउट करते था नहीं पहनता था, लेकिन जब भाग रहा होता था तब पहनता था। मैं उसको फैट लॉस के लिए या सिर्फ उस चीज़ों के लिए नहीं पहनता हूँ गाइस। मैं रनिंग इस वजह से इम्प्रूव करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे हार्ट और लंग्स ब्लड अच्छी तरह पंप कर पाते हैं। जब हम कार्डियो करते हैं एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव होते हैं। उसके बारे में मैंने मेरे कार्डियो वाले वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना के सेपरेटली समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट करिए, मिस मत करो, बहुत डिटेल में मैंने उसको उसमें समझा है। और मैं कैसे बॉक्सिंग करता था और मेरे ऑलमोस्ट हाथों में से खून निकलने तक मैं दीवार को कैसे मारता था वो भी समझा है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें, वो भी आप जाके ज़रूर चेकआउट करिए इस वीडियो के बाद। तो
1.5 मंथ पहले 30 से 40 मिनट्स में मैं जिम तक चला जाता था और उतना ही टाइम में मैं घर आ जाता था। तो अब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया, मैं अच्छा डाइट फॉलो करने लगा और अच्छा स्लीप मेंटेन करने लगा और अच्छा ट्रेनिंग करने लगा, अच्छा भागने लगा। तो ऐसा हुआ कि जो मुझे 30 से 40 मिनट्स लगते थे, अब मुझे 15 से 25 मिनट्स में ही मैं जिम तक जा पा रहा हूँ, जिम में से घर आ पा रहा हूँ, जब मैं अच्छा पेस पे भागूँ। तो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स जब आप भाग रहे होते हैं तब ऐसा होता है कि आपके बॉडी में एटीपी करके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके रहता है, जो आपको फूड में से मिलता है। वो फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद उसमें से एटीपी ऐसा बाहर आता है और एटीपी बाहर आने के बाद वो आपको रनिंग करने में एनर्जी देता है। लेकिन पहले जब वो बाहर आता है, मतलब फूड हम खाते हैं, उसमें प्रोटीन खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं और फैट्स भी खा सकते हैं। प्रोटीन बदलता है अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में और फैट्स बदलता है लिपिड से कीटोन्स में। तो हमें इन तीनों चीज़ों से एटीपी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज में से हमें एटीपी मिलना है। लेकिन ये थोड़े चीज़ें चले जाते हैं हमारे बॉडी में उनके टास्क परफॉर्म करने में, जैसा कि प्रोटीन का टास्क है अमीनो एसिड रिलीज करना, और वो हमारे हेयर के लिए, नेल्स के लिए, मसल के ग्रोथ के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए वो हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, कीटोन्स और लिपिड्स ऐसा करते हैं कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छा पंप करे उसका ख्याल रखता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज देता है। तो जब ये एटीपी में कन्वर्ट होता है तो वो हमें एनर्जी मिलता है। और एटीपी, पहले एटीपी, उसके बाद वो बनता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके बाद वो बनता है फॉस्फेट, और उसके बाद वो बनता है एनर्जी में। तो ऐसा बनने के बाद हमें ऐसा एनर्जी मिलता है ना, जब हम फिर से फूड कंज्यूम करते हैं। ये प्रोसेस जो की है ये इंटरचेंजेबल है, दोनों साइड से इंटरचेंजेबल है। मतलब जब हम फूड कंज्यूम करते हैं वो एडीपी, फॉस्फेट और वो एनर्जी फिर से एटीपी में बनते हैं। नए हैं, रनिंग आप नए कर रहे हैं, तो आपको आपके पेस, मतलब जो आपने स्टार्ट किया था उसको मेंटेन रख पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो तब होगा ये है कि आपका ब्लड जो कि आपके बॉडी में है वो आपके ऑर्गन्स से ज़्यादा उतना फोकस नहीं करेगा, वो उन मसल्स पे फोकस करेगा जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आपका लेग्स हो गया, क्वाड्स हो गया, और आपका कोर हो गया, और आपका बट हो गया। इन चीज़ों पे आपका बॉडी ज़्यादा फोकस, आपका ब्लड ज़्यादा फोकस करता है, ब्लड उनके तरफ ज़्यादा फ्लो करने लगता है, क्योंकि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो ऑर्गन से हटके हमारे मसल्स जो कि एक्टिविटी रनिंग करने में परफॉर्म कर रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। और हमारा बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा सप्लाई मांगता है, और आपका जो कि आप स्वेट रिलीज करने लगते हैं। स्वेट रिलीज होने के टाइम पे ग्लाइकोजन स्पाइक होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसके साथ ही साथ इसमें ऐसा होता है कि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपके स्वेट ग्लैंड्स जो कि वो मॉइस्चर रिलीज करते हैं। तो आपके थोड़े लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ और लीन बनना है या बड़े बाइसेप्स लगा दिखाना है, या वो लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ बड़े दिखना है, टी शर्ट में कुछ अच्छा दिखना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके बड़े बाइसेप्स और आपका बड़ा फिजिक जो कि वो क्या फ़ायदा करेगा अगर आपके हार्ट और लंग्स आपके पूरे बॉडी के थ्रू अच्छा ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, अगर उसको अच्छा ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है। तो मैं इसके लिए आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। गाइस, मुझे ये ऑलमोस्ट 1 या 2 साल पहले जब मैं जैक्स ब्लेड का वीडियो देखता था, तब जैक्स ब्लेड ने मुझे ये स्टोरी बताया था जो उनको उनके कोच ने बोला था। तो उन्होंने उनके उस वीडियो में ये बोला था कि एक बंदा था, अच्छा रिप था, अच्छा जैक था, बहुत मस्कुलर और बहुत ह्यूज था। तो वो और उसके किड जो कि है छोटा बच्चा, वो दोनों जाते पार्टी में चले जाते। पार्टी में जाने के बाद होता ये है कि वो बच्चा ऑल ऑफ ए सडन बाहर जाता है, जैसा कि वो पापा दूसरे लोगों से बात कर रहा होता है। बाहर जाता है तो जैसा कि हर एक पेरेंट पैनिक होता है, वो बंदा भी पैनिक होता है, अरे मेरा बच्चा किधर चला गया, अरे मेरा बच्चा किधर चला गया, मेरा बच्चा किधर चला गया। तो वो पैनिक होता है और वो जैसा कि बाहर जा रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसके बच्चे के पीछे में एक कार आ रहा है और वो उसके बच्चे को रीच नहीं कर पाता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना तेजी से उसके बच्चे के पास जा नहीं पाता है, और वो कार आके उसके बच्चे को डैश कर लेता है और वो बच्चा मर जाता है। तो ये स्टोरी, ये इंसिडेंट देखने के बाद मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ, मतलब जो भी हो जाए मेरे एंड्योरेंस और स्टैमिना को इम्प्रूव करना ही है, इसमें अच्छा बनना ही है।
तो मैं भी ये करने लगा, बहुत ज़्यादा रनिंग करने लगा, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करने लगा, बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग करने लगा। ये सारी चीज़ें करने से हमारा एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ ये होता है दोस्तों, विल स्मिथ ने एक बार उनके वीडियो के स्पीच में उन्होंने बोला था ये चीज़ that I want you to remember for the rest of your lives, okay? I want you to listen closely. I'm giving you the key to life right now. This is the key to life. The key to life is running and reading, all right? Now listen, I'm very serious. The key to life is running and reading, all right? Now, why running? When you're running and you're out there and you're running, there's a little person that talks to you. And that little person says, oh, I'm tired. My lungs are about to pop. Oh, I'm so hurt. I'm so tired. There's no way I could possibly continue. And you want to quit, right? That person, if you learn how to defeat that person when you're running, you will learn how to not quit when things get hard in your life. Running. कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे साइड पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि हे तुम रुक जाओ, हे तुम ये चीज़ मत करो, हे तुम रुक जाओ, अब हमारा बॉडी ये टेक नहीं कर पाएगा, हम ये कर नहीं पाएंगे, रुक जाओ। तो जब हम उस बंदे को डिफीट करके हम हमारा टास्क परफॉर्म करेंगे, हम और तेज़ भागने लगेंगे, गिव अप ना करके भागने लगेंगे। जिम में भी ऐसा होता है दोस्तों, हम जब वर्कआउट करते होते हैं, पुशअप्स कर रहे होते हैं, बेंच प्रेस कर रहे होते हैं, जो भी बाइसेप कर्ल, शोल्डर प्रेस, तब एक बंदा आके बोलता है हे तुम रुक जाओ, अब तुम ये नहीं कर पाओगे। जब हम वो बंदे का ना सुन के हम हमारे वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, जो अंदर से जो आवाज़ वो रुकने को बोलते हैं उसका ना सुन के हम हमारा टास्क परफॉर्म करेंगे, लाइफ में भी हम ये चीज़ सीख जाएंगे कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? लाइफ में हमें ये चीज़ सीख जाएंगे कि हम जब कोई टास्क आता है, जब हमें कोई टास्क मिलता है और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं, उस टाइम पे भी हम वो टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। वो स्टडीज़ में हो, एजुकेशन में हो या कुकिंग करने में हो, जो भी हो, हमारा गोल जो कि है उस पर बिना रुकावट के हम चल पाते हैं उस रास्ते पर। और उसके साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी याद रखना चाहिए दोस्तों, हमारे धर्म जो कि है, वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो 1000 तिल काटो, चाहे जो गो जाऊंगा गटार। उसके बारे में मैंने मेरे एंड्योरेंस वाले वीडियो में मेंटली हमें एंड्योरेंस कैसा डेवलप करना है, मतलब उसका मीनिंग ये है कि तुम मेरे बॉडी को पीसेस में भी काट लो, फिर भी मैं अपने वेद धर्म पे पीछे नहीं जाऊंगा। ऐसा एक मेंटालिटी जब हम लेके चलेंगे, ऐसा एक माइंडसेट जब हम लेके चलेंगे, तभी जाके हम जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे और हमारे गोल तक रीच कर पाएंगे। अभी आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं करता था, मैं कार्डियो वाले वीडियो में समझाया था आपको। तो जब एक बंदा आके बोलता है, जब हमारे आर्म्स दे फील लाइक दे आर फॉलिंग ऑफ, तब भी आपको बॉक्सिंग करता रहना चाहिए। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, आपका लेग्स में हॉरेबल बर्न फील होता रहता है, तब भी आपको रनिंग करता रहना चाहिए। जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तब भी आपके पैरों में दर्द होता है, फिर भी आपको साइकिलिंग करता रहना चाहिए। यार 20 से 30 मिनट के लिए एटलीस्ट आप एक्टिव रहो, और उसके साथ ही साथ अच्छा डाइट मेंटेन करो, और उसके साथ ही साथ अच्छा ट्रेनिंग करो, उसके साथ ही साथ आप अच्छा स्लीप मेंटेन करो। मैंने मेरे फैट लॉस वाले वीडियो समझाया था 21-18 से स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, रिकवर होने के लिए, और वो हमारे हंगर हार्मोन को कैसे कम करता है, और हमें हमारे परफॉर्मेंस में वो कैसे हेल्प करता है। आपको मालूम है दोस्तों, कार्डियो करने से क्या होता है, यू बिकम ए बेटर बर्नर, मतलब आप पहले से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। समझे? और ऐसे समझाओ तो आप एक बंदा ले लीजिए जो अच्छा शेप में है, मुझे ले लीजिए। अच्छा शेप में मतलब कंपटीशन स्टेडियम नहीं, एक अच्छा शेप में मतलब नॉर्मल बॉडी फैट में, और उसके साथ ही साथ वो बहुत दिन से कार्डियो कर रहा है, उसको आप ले लीजिए। और दूसरे साइड पे आप ले लीजिए एक मोटा बंदा, मतलब वो कोई उतना ज़्यादा काम नहीं करते, तो दोनों वन हाथ भागते। तो ये बंदा जो कि शेप में है, ये 600 कैलोरीज फैट में से बर्न कर पाता है, और ये बंदा जो कि ओवरवेट है, ये उतना कैलोरीज बर्न नहीं कर पाता है 1 घंटे में, क्योंकि ये बंदा करता आ रहा है उस चीज़ को, तो वो उसमें बेटर होगा। वो बंदा करता आ रहा है उस चीज़ को, तो वो उसमें बेटर होगा, और वो वो करने से वो इतना ज़्यादा सोर भी नहीं होगा, और वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। और ये बंदा जो कि फैट है, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो भाग नहीं पाएगा, उतना ज़्यादा स्पीड में वो भाग नहीं पाएगा जितना स्पीड में ये बंदा जो कि शेप में वो भाग पा रहा है। तो उस बंदे को ये होगा कि वो नेक्स्ट डे सोर हो जाएगा, और वो इस बंदे से कम कैलोरीज बर्न करेगा। तो जितना ज़्यादा दिन आप कार्डियो करेंगे, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे, ईयर बाय ईयर आप बेटर होते जाएंगे। यू विल बिकम ए बेटर बर्नर।
और दूसरा हेल्प आपको ये होता है दोस्तों कि आपको उतना ज़्यादा भूख नहीं लगता है जब आप कार्डियो करते हैं। भूख नहीं लगता है मेरा मतलब ये कि जैसा कि आप सोचो कि आप भाग रहे हो एक मैदान पे या किसी भी फील्ड पे, आप जो भी करके आप भाग रहे हो, तो आप जब भाग रहे होते हो तो आपके बॉडी में ऐसा होता है कि आप सोचते नहीं है कुछ और चीज़। मतलब मैं तो जब भागता हूँ तब मुझे पिज़्ज़ा खाने का या कुछ और चीज़, चॉकलेट खाने का, किसी भी चीज़ को खाने को मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि जब मैं भाग रहा होता हूँ मेरा पूरा फोकस रहता है मेरा लेग्स पे और मेरा पाथ पे, और मैं कितना स्पीड में जा पा रहा हूँ उस पर ही मेरा फोकस रहता है। और एक चीज़ आपको ये होगा दोस्तों, आपको रनिंग करने से ये होगा कि आपका रिकवरी अच्छा होगा। मतलब पहले दिन आपने जिम में वर्कआउट किया तो नेक्स्ट डे आपके बॉडी में सोरनेस होगा। वो सोरनेस जो कि आपको नहीं होगा उतना, मतलब पूरा नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा आपके इंटेंसिटी में, लेकिन आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। क्योंकि कार्डियो करता क्या है, कार्डियो करता ये है कि आपके बॉडी में आपका लंग्स और हार्ट का ब्लड पंप करने का कैपेसिटी जो कि आपके ओवरऑल बॉडी में, उसको वो बढ़ाता है। वो बढ़ने से ये होता है कि जब आप मसल को डैमेज करते हैं जिम में, तो गराने के बाद उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। जब उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें फ्लो होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जल्दी रिकवर होगा, और वो जल्दी रिकवर होगा तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे एज ए नेचुरल। मुद्दे पे आते हैं कि हाँ, क्या हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन जितना फास्ट बन सकते हैं। तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन जो कि है वो उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट ने, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इन सारी चीज़ों में, 400 मीटर में। तो उनका मोस्ट रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 27 माइल्स पर आवर उन्होंने भागा था, वो उनका मैक्सिमम है। 27 माइल्स का मतलब ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर एक घंटे में भागा था उन्होंने। 42 नहीं दोस्तों, 43 किलोमीटर। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मुझे उसेन बोल्ट के जितना फास्ट भागने में कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम लग सकता है। मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स में मैं 3 किलोमीटर्स भाग सकता हूँ मेरे वेट वेस्ट के साथ। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरे वेट वेस्ट के साथ, 8 kg के वेट वेस्ट के साथ। तो 60 मिनट्स में कितना होगा, 60 इंटू 3/15, वो अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 180/15। तो 15 12 180 होगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसा कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे में 12 किलोमीटर्स भाग पाऊँगा। क्योंकि मैं ये कैलकुलेट करना चाहता था कि उसेन बोल्ट ने 1 घंटे में 43 किलोमीटर्स भागा था। तो मैं मेरे 8 kg के वेट वेस्ट के साथ ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स भाग सकता हूँ 1 घंटे में। तो मैं ऑलमोस्ट 3 साल से अच्छा डाइट और वर्कआउट और स्लीप के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इतना टाइम लगा। तो और मुझे कितना टाइम लगेगा 43 किलोमीटर्स 1 घंटे में भागने के लिए, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो मुझे आएगा 129/12, जो कि 10.7 ईयर्स है। 10 साल लग जाएंगे। ओके, लेट्स सी। जो कि वो वाइडली कंसिडर किया जाता है कि वो एक ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम है। उन्होंने बहुत मेडल्स जीते थे उनके 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 4 इंटू 100 मीटर्स रिले में। और वो एक पहले स्प्रिंटर है जिन्होंने तीनों के तीनों इवेंट्स में, जो कि 2008, 2012 और 2016 में हुए थे, कंसेक्यूटिवली उन्होंने जीता था। और उन्होंने ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ओलंपिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैंने उनका डाइट देखा था, उनके डाइट में मॉर्निंग एग और सैंडविच था ब्रेड के साथ, और उसके साथ ही साथ उसके बाद स्नैक में जब उनको भूख लगता है वो बोलते हैं कि वो एप्पल लेते हैं। उसके बाद वो पास्ता और बीफ लेते हैं, और बाद के स्नैक में वो बोलते हैं कि वो मैंगोज या कोई और फ्रूट लेते हैं। और डिनर में वो बोलते हैं कि वो चिकन डम्पलिंग्स ब्रोकली के साथ खाते हैं। तो उसमें उस चार्ट में जो कि था उसमें बोला गया था कि वो ऑलमोस्ट पर डे 2273 कैलोरीज लेते। तो उतना ज़्यादा सरप्लस में जाना नहीं चाहिए हमें मसल गेन करने के लिए भी। उसेन बोल्ट अच्छे है, मतलब जैसा कि वो स्प्रिंट करते ऑब्वियस है कि उनके बॉडी में फास्ट पिच मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव मूवमेंट एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा ही मसल फाइबर्स उनके बॉडी में है। और वो अच्छा लीन है, मस्कुलर है, मुझे भी ऐसा ही फिजिक पसंद है।
और वो उतने ज़्यादा सरप्लस में भी नहीं जाते, उनके मेंटेनेंस जो कि है उससे 200-300 कैलोरी वो ज़्यादा खाते हैं। उनका डाइट अच्छा है लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन आई एम श्योर दैट ही इज गेटिंग एनफ प्रोटीन एंड एनफ न्यूट्रिएंट्स टू फ्यूल हिज वर्कआउट्स। ये दोस्तों वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि एक फिजिक कम्पिटिटर या कोई फिटनेस मॉडल जैसा बनने के लिए वो जैसा ट्रेन करता है उससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो उस आर्टिकल में बोला गया था कि वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स वर्कआउट करते हैं जिम में, और उसके साथ ही साथ वो एजिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ ही साथ वो उनके स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए वो स्ट्रेंथ और उसके मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे वो फोकस करते हैं, और वो अच्छे स्ट्रेचिंग पे भी फोकस करते हैं। उनका ट्रेनिंग जो कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। मैं उसका आर्टिकल का लिंक आपको दे दूंगा, उसमें से जाके आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर आप उतना इंटरेस्टेड है उसेन बोल्ट के ट्रेनिंग पे। तो इसके ऊपर मतलब एक फिक्शनल कैरेक्टर बोल लो आप या सुपर ह्यूमन कैरेक्टर बोल लो, हम आते हैं वन पंच मैन साइतामा पे आते हैं। तो साइतामा वन पंच मैन का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो ही मेन कैरेक्टर है जो कि बैटल में उसको कोई थ्रिल नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसका ओपोनेंट जो कि जब आता है उसको हर एक ओपोनेंट को ऑलमोस्ट वन पंच में वो डिफीट कर लेता है। और अगर हम बात करें तो जब वो जंप करता है तो वो सीलिंग को तोड़ देता है। जब वो हीरो ट्रेवर्ट में जिम्नाजियम में वो जंप करने के लिए एक बंदा कितना जंप कर सकता है वो देखने के लिए वो कर रहे होते हैं। और मुझे उसका ग्रेटेस्ट फील ये लगता है कि जब वो फाइट करते हैं और मून पे उसको पुश किया जाता है या थ्रो किया जाता है तो वो मून से अर्थ तक आने में ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड्स में आ जाता है। मून से अर्थ तक 1.5 सेकेंड्स में आ जाता है। तो मैं इससे ये सोचूंगा कि 1.5 सेकेंड्स अगर उसको लगे और वो मून के जो सरफेस क्रिएटर है उसको भी उसने तोड़ दिया था। हीरो फॉर फन, मज़ा के लिए वो हीरो बनता है। और वो उसका ट्रेनिंग रेजिमे जो कि है वो सिर्फ बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग रेजिमे बताता है कि उसने 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स और एवरीडे 3 किलोमीटर रन किया था एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी को हासिल करने के लिए। लेकिन उसमें डॉक्टर जीनस ये बोलते हैं कि साइतामा ने इतना हार्डवर्क किया कि उसने उसका खुद का ह्यूमन लिमिटर जो कि है वो तोड़ दिया था एक सिंपल ट्रेनिंग रेजिमे से। ये मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने इतना ट्रेनिंग किया था कि वो बाल्ड हो गया, मतलब उसके पूरे बाल भी चले गए थे। तो जो अर्थ और मून का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3,84,400 किलोमीटर है। तो साइतामा ने इसको 1.5 सेकेंड्स में कवर किया। साइतामा का स्पीड हम एक और कैलकुलेशन के बाद निकालेंगे। तो लाइट का स्पीड अगर मैं लूँ, लाइट 99,792.458 किलोमीटर पर आवर है। मैं मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड नहीं मालूम है, तो स्पीड पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, स्पीड को इधर रखना है, टाइम को इधर लाना है। इधर लाने के बाद क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू हमें स्पीड मिलेगा। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा 1.5। तो मैं 1.5 में से इंटू 10 डाल के वो पॉइंट निकाल दे रहा हूँ और 10 में जो 0 है और ऊपर जो 0 है उसको कैंसिल कर रहा हूँ। स्पीड हो गया ऑलमोस्ट 2,56,266 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मैं ये साइतामा का स्पीड कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन साइतामा लाइट के जितना स्पीड में तो नहीं है ना, साइतामा के जितना फास्ट बन सकते हैं। आई डोंट नो गाइस, मतलब मुझे अब तक जो पता है उसमें तो मुझे ये बहुत ही मुश्किल लगता है ये फीट अचीव करना। मे बी कोई अचीव कर ले, मे बी मैं इतना मेहनत करूँ कि मैं अचीव कर लूँ, मे बी गाइस, मे बी का मैं लूँगा जो कि बहुत ही फास्ट है। उसके पास गॉड स्पीड है, व्हिरलविंड एबिलिटी है, लाइटनिंग स्पीड है, उसके पास स्पीड ऑफ लाइटनिंग है। तो वो है दोस्तों किलुआ ज़ोडियाक। किलुआ ज़ोडियाक फैमिली का ऑलमोस्ट 3rd चाइल्ड है।
और उसका वो बहुत ही स्मार्ट है दोस्तों, मैं 100x100 में देखता हूँ, उसके एज 11 या 12 उसके रेंज में होगा, फिर भी वो एक बहुत ही अडल्ट के जैसा सोचता है, और उसका नॉलेज जो कि है वो बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब किसी भी सिचुएशन को वो बहुत ही एक्यूरेटली एनालाइज कर पाता है, वो बहुत ही स्मार्ट है। तो किलुआ के पास और ये चीज़ स्पेशल है कि वो नैन यूज़ कर सकता है। नैन का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसका नैन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है वो उसके नैन को। तो और वो 3 साल का जो उसका एज था तब से वो ट्रेनिंग करता आ रहा है, मतलब नॉर्मल स्पीड के लिए, कॉम्बैट के लिए। नैन के लिए वो ज़्यादा ट्रेनिंग तब करता है जब वो और गॉन के साथ 200 फ्लोर तक पहुंचता है, तब वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। तो नैन में किलुआ ये कर सकता है कि नैन का मतलब मैं पहले आपको बोलता हूँ। नैन का मतलब ये है कि हमारा जो लाइफ एनर्जी है, जो ऑरा है, उसको जो हम कंट्रोल करते हैं तब वो नैन बनता है 100x100 में। बींग्स उनके एनर्जी की, लाइफ एनर्जी जो कि ऑरा है, उसको मैनिपुलेट करके वो नैन जैसा बदल सकते हैं उसको। किलुआ जो इक्विपमेंट यूज़ करता है वो एक स्केटबोर्ड यूज़ करता है। मैं उसको देखा था जब वो उसको 100x100 एग्जाम में लाया था, और वो कॉम्बैट करने के लिए वो योयो यूज़ करता है। एक योयो ऑलमोस्ट 50 kg का है। नियर इम्यूनिटी टू पॉइजन है उसके पास, एजिलिटी है उसके पास, और अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ है किलुआ के पास। टेक्निक से और स्टेल्थ टेक्निक से, और किलुआ कार भी चला सकता है और एयरशिप्स भी चला सकता है। स्मार्ट है कि वो ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है कि उसके ओपोनेंट्स जो कि उससे सुपीरियर है फिजिकल स्ट्रेंथ में, उनको भी वो डिफीट कर पाता है। और वो जब सोता रहता है तभी भी उस पर कोई अटैक करे तभी वो अपने आप को डिफेंड करके उस ओपोनेंट को डिफीट कर पाता है। किलुआ उतना स्ट्रांग है। और उसके साथ ही साथ किलुआ उसका सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हम अपने आप को छोटे देखते हैं, अरे यार मैं इसके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इसके साथ डिफीट हो जाऊँगा, मैं बहुत ही कम हूँ। अपने आप को हम थोड़ा कम दिखा, हमारे मन में ही हम अपने आप को कम देखते हैं, मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि हम वीक है, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा फीलिंग आता है। तो इस फीलिंग ही किलुआ का सबसे बड़ा वीकनेस था, जो कि था ये किलुआ को ऐसे ओपोनेंट्स को भी फाइट करने में प्रिवेंट करता था जो कि उससे फिजिकल स्ट्रेंथ में लो है। तो फ्यूचर में उसको मालूम पड़ता है कि ये इल्यूमिनाई है। ये इस वजह से हुआ था कि उसके ब्रदर ने उसमें एक नैन एम्बेडेड नीडल रखा था उसके ब्रेन में, जिसके वजह से उसको ऐसा फील होता था। तो जब वो उसको निकाल देता है तो तब होता ये है कि वो उसके स्पीड को और ऊपर लेके जाता है, मतलब वो और ही फास्ट बन जाता है और उसके कंप्लीट मेंटल कैपेबिलिटीज के साथ वो काम कर पाता है। तो दोस्तों किलुआ में एक नैन एम्बेडेड नीडल था जो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता था। हमें क्या है जो कि हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है? वो ये है कि हम अपने आप में बिलीव नहीं करते और हम उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं करते। मुझ में भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन मैं क्या करने लगा, अपने आप को नॉलेज और गेन करने लगा। जो भी मैं टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, उस पर मैं और नॉलेज गेन करने लगा और मैं और ट्रेनिंग करने लगा। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्डर देन लास्ट टाइम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हार्डर देन लास्ट टाइम, आई स्टार्टेड लर्निंग हार्डर देन लास्ट टाइम। लाइफ में भी आप जब ऐसा चीज़ें करते रहेंगे और आप आपके सुख दुख में समझने का कला जो कि वो आप सीखेंगे, और आपके संस्कृति पे, आपके वेद पे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कि है वो चला जाएगा। क्योंकि ये लोग हम पे डालते हैं और हम चूज करते हैं वे पे फील करने के लिए। कैसे हम इसमें से निकल पाएंगे? हर परिस्थिति में हम सम रह के नैन एम्बेडेड नीडल को हम निकाल सकते हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? हमारे फुल पोटेंशियल तक हम एक पर्पस पकड़ के उस पर काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं किलुआ के स्पीड पे। तो किलुआ के स्पीड पे जब हम आएंगे तो किलुआ ने जॉनस का एक कैरेक्टर था, जब उसको 100x100 के एग्जाम में फाइट करने के लिए आता है और वो थ्रेटन करता है उसको, मैं तेरे को अच्छा मार दूंगा। लेकिन किलुआ ऐसा करता है कि उसके हार्ट को उसके चेस्ट में से निकाल देता है और जॉनस को ये चीज़ मालूम भी नहीं होता है। तब तक मालूम नहीं होता है कि जब तक वो किलुआ आके उसका मैंने तेरा हार्ट निकाल दिया है देखो करके वो दिखाता है, तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। उतना फास्टली किलुआ ये काम करता है। तो किलुआ इतना ज़्यादा, मतलब
कैसे कर पा रहा है, इतना स्पीड उसको कैसे। तो ये जानने के लिए हम ये जान सकते हैं कि उस किलुआ के पास बहुत ज़्यादा फास्ट पिच मसल फाइबर्स है। फास्ट पिच मसल फाइबर्स एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देने के लिए वो हेल्प करते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे स्ट्रेंथ वाले वीडियो में बताया था, वो आप नहीं देखे तो वो भी आप जाके इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों में, थोड़े लोगों में 50% फास्ट पिच 50% स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ऐसे रहते हैं। तो लेकिन किलुआ में ऐसा मसल फाइबर्स था कि उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट पिच मसल फाइबर्स है, वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है उसके फैमिली से। और किलुआ बिना नेन के ही अपने खुद पे दम पे भी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बिना नेन का यूज़ करे वो ऑलमोस्ट 16,000 टन का गेट ओपन कर 16 टन का गेट वो ओपन करता है। 16 टन का मतलब 16,000 हो गया, और नेन के साथ वो 64 टन का गेट ओपन करता है। 64 टन का मतलब है 64,000 kg। थर्ड गेट ऑफ ट्रायल। तो एक्चुअली पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। तो पावर का मतलब जिस रेट पे हम वो काम कर पा रहे हैं उसको हम पावर कह सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो फिर भी स्पीड उतना ही रहा तो भी पावर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज हुआ स्ट्रेंथ उतना ही रहा तो फिर भी हमारा पावर इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दोनों, ये इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा। तो किलुआ का अगर हम बिना नेन का कितना स्ट्रांग है वो मालूम पाने का हम कोशिश करें तो हमें ये मालूम है कि उसने 16 टन का गेट ओपन किया था बिना नेन का। नेन के साथ उसने 64 टन का गेट ओपन किया था। इसका रेशियो अगर हम निकाल दें 16/64 डिवाइड करें तो 1/4 मिलेगा। मतलब किलुआ को नेन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाता है। उसके ओपोनेंट को इलेक्ट्रिक्यूट कर सकता है, थंडरबोल्ट यूज कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। तो एक्चुअली में किलुआ गॉड स्पीड यूज कर सकता है जिसमें वो उसका व्हिरलविंड और उसके साथ ही साथ स्पीड ऑफ लाइटनिंग है, दोनों चीज़ों को वो यूज करता है। तो उसके व्हिरलविंड में ऐसा होता है कि उसको एक एबिलिटी मिलता है, मतलब उसका बॉडी बिना सोचे समझे मूव कर सकता है। मतलब हमें क्या होता है जब हम पेन फील करते हैं या टच फील करते हैं, जब हम डेंजर उसको सोचते हैं तब हम जाके उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसका किलुआ का ऑरा ही ऐसा है कि वो अपने आप ही डेंजर को सेंस कर सकता है और वो अपने आप ही बॉडी को मूव कर लेता है। तो किलुआ बिना सोचे ही मूव कर सकता है। ये काइंड ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा है, जैसा कि गोकू का था, सिमिलर है उसके साथ। और वो एक ऑरा सर्कल प्लेस करता है उसके फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं रिएक्ट करे जब वो कुछ डेंजर को सेंस करे। और उसके बाद दोस्तों किलुआ का स्पीड ऑफ लाइटनिंग है। स्पीड ऑफ लाइटनिंग ऐसा करता है कि किलुआ का जो कि है वो 30 kg का है, तो ऑलमोस्ट वो 45 kg कैरी कर रहा है और वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड पे। और वो उसका डेस्टिनेशन को रीच करता है 40 किलोमीटर वो रीच करता है ऑलमोस्ट 10 मिनट में। अलुका के साथ वो 40 किलोमीटर 10 मिनट में रीच करता है। उसेन बोल्ट ही नहीं था उतना तेज। उसेन बोल्ट को 43 किलोमीटर भागने में ऑलमोस्ट 1 आवर लगा था। ये बंदा तो 40 किलोमीटर 10 मिनट में कर लिया, वो भी अलुका के साथ। 240 किलोमीटर भाग सकता है, वो भी अलुका के वेट के साथ। उसका एक्चुअल स्पीड मतलब और भी ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में जब वो बड़ा हो जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। है दोस्तों जो मतलब हमारे बॉडी बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, ये मुझे ब्रूस ली का कोट जो कि था एम्प्टी योर माइंड और उसको वाटर के तरह बनाओ और ताकि वो एक कप में जाए तो वो कप के शेप में आ जाए, या एक ग्लास में जाए तो वो ग्लास के शेप में आ जाए। हमारे माइंड को इतना एम्प्टी करना चाहिए कि हमारा ऑरा ही बिना सोचे समझे हमारा बॉडी उस डेंजर को रिएक्ट कर पाए। उससे मुझे ये थोड़ा सिमिलर लगा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो कि है। तो यही था दोस्तों, क्या हम किलुआ के स्पीड को रीच कर सकते हैं? मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है दोस्तों, लेकिन मे भी रीच कर सकते हैं। लेट्स होप वी कैन डू इट। गाइस मुझे इस वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि है वो थोड़ा मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं एनिमे तो देखता हूँ ना, तो मुझे उस पर थोड़ा सा ग्रिप है। और थोड़ा सा मैं एनिमे बॉल्स डीप का किलुआ का वीडियो भी देखा था, उसका भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैक्स ब्लेड का वीडियो, ग्रेग ड्यूसेट का वीडियो भी एक बार मैं पहले देखा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे लिंक जिधर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो सारे लिंक्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दैट्स इट गाइस। तो याद रखें
जितना आप ज़्यादा मेरा वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा ही आप स्मार्ट होते जाएंगे, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा और आप और ज़्यादा हेल्दी बनते जाएंगे। तो एक मेरा स्ट्रेंथ वाला वीडियो पॉपअप होगा और एक मेरा मोटिवेशन वाला वीडियो, दोनों ही आप देखिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, टेक केयर।